डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनमुनूस। तो फाइनली बायोलॉजी के लिए एक धमाकेदार स्ट्रैटेजी लेकर आ गई हूं मैं। अब आप लोगों को तो पता ही है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो किसी चीज की लड़ाई हो, या फिर आपके लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, कोई भी इंपॉर्टेंट ओकेजन हो, इवेंट हो, बिना स्ट्रैटेजी के जब आप जाओगे कहीं पर भी, मान लो स्पोर्ट्स मीट है स्कूल में या फिर कुछ भी है, कोई स्ट्रैटेजी बनाकर नहीं जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही सकता है। हो सकता है कि एट दैट टाइम आपको पता ही ना हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर ऐसा मौका ही नहीं छोड़ो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सोचने का भी टाइम मिले, क्योंकि पहले ही हम लोग इसी साल दिसंबर के अंदर ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करेंगे एंड पूरा का पूरा रिवीजन प्लस प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स पक्का फाइनल करेंगे। ऑलरेडी यूट्यूब पर मैं पूरा रिवीजन मतलब पूरा सिलेबस खत्म करवा चुकी हूँ क्लास 10th बायोलॉजी के लिए। ऑल द 5 चैप्टर्स के आपको वन शॉट मिल जाएंगे। तो उस वन शॉट का अब पूरा सदुपयोग करने का टाइम आ चुका है। अब देखो, इस स्ट्रैटेजी को जब आपने फॉलो कर लिया ना, तो समझ लो कि इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो धमाकेदार स्ट्रैटेजी फॉर बोर्ड एग्जाम्स अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है, कितने चैप्टर्स इस सिलेबस में आने वाले हैं। कितने चैप्टर्स आने वाले हैं बायोलॉजी में? 5 चैप्टर्स, राइट। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है ना कि इन 5 चैप्टर्स में सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही चैप्टर्स का वेटेज इक्वल नहीं है। अगर लाइफ प्रोसेस की बात करें तो वो चैप्टर मतलब पूरे बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर में से एक है, राइट। तो उसमें ना उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी हाई है, क्योंकि उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। लेंदी होने के साथ साथ वो कॉम्प्लिकेटेड लेवल में हाई लेवल पर आता है ना। वहीं अगर सेकंड चैप्टर की बात करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वो उतना लेंदी चैप्टर नहीं है, पर हाँ जितने भी टॉपिक्स उसमें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हैं। यानी कि हम लाइफ प्रोसेसेस के बाद अगर किसी चैप्टर को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मान सकते हैं तो वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वही अगर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर की बात करें तो वो लाइफ प्रोसेसेस जितना कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी तो नहीं है, पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, लेकिन ईजी है एज कंपेयर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये तीसरा चैप्टर जो है बाकी 2 चैप्टर से बिल्कुल अलग हो गया। अब हम बात करेंगे हेरिडिटी चैप्टर के बारे में। तो हेरिडिटी चैप्टर में मुझे लगता है कि 2 से 3 टॉपिक्स ही ऐसे होंगे जो बच्चों को दिक्कत दे रहे होंगे, परेशानी का कारण बन रहे होंगे, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स लॉ के अलावा ऐसा कुछ भी है जो पल्ले के बाहर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड मेंडल्स लॉ, जिसमें मान लो बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मैम क्या डिफरेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें तो मैं बायोलॉजी कैप्सूल में ऑलरेडी लेकर आ ही रही हूँ आप लोगों के लिए। हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का छोटा छोटा कैप्सूल बना के आप लोगों को शाम को 5 बजे पिला दूंगी कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद आराम से सारे वन शॉट्स देखना और स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। सबसे पहले स्ट्रैटेजी हमारी ये रहेगी कि हम पूरे सिलेबस को लेंथी वाइज उसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उसे बाइफरकेट करें। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उसके बाद जो चैप्टर है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
और इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगेगा आप लोगों को, क्योंकि न्यूरॉन्स है, हॉर्मोन्स है, उसके बाद आपका ब्रेन का सब पार्ट है ना, सेरिब्रम है, सेरिबेलम, मेडुला, किस तरह से पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। यू हैव टू लर्न दैट, यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इन दोनों चैप्टर के बाद आ जाता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। थोड़ा सा इजी है चैप्टर, लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या डिफरेंस है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो इतने अलग अलग टाइप के प्रोपगेशन होते हैं बाय स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, उसके एग्जाम्पल्स कैसे याद करें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे स्ट्रैटेजी के अंदर। बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। और फिर आ जाता है प्यारा सा लप्पू सा चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी में कुछ भी नहीं है। अगर आपको जीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे मेंडल चाचू ने पी के एक्सपेरिमेंट में आखिर किया क्या और कैसे दो अलग अलग एलील वाले ऑर्गेनिजम्स जब क्रॉस करते हैं तो उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसका जीनोटाइप अलग होता है पर फिनोटाइप डोमिनेंट कैरेक्टर जैसा ही होता है। ये सारी चीजें मैं एक बार फिर से आप लोगों का रिवाइज कराऊंगा। और 5th चैप्टर है आर एनवायरमेंट। ये तो सबसे ही ज्यादा लप्पू सा चैप्टर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जो भी आप चीजें बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से देखते आ रहे हो कि हमें कौन से चीजों को ग्रीन कचरे के डब्बे में रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों को रेड वाले कचरे के डब्बे में रखना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बच्चों को थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते होंगे, जैसे कि बायोमैग्निफिकेशन हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, CFCs किस तरह से हार्म कर रहे हैं ओजोन लेयर को। तो इन सारी चीज़ों पर मैं ऑलरेडी बायो कैप्सूल बनाना शुरू कर चुकी हूँ। बायोमैग्निफिकेशन पे कैप्सूल मैंने बनाया था, अगर नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले वो देख लेना। बहुत सारे बच्चों का फीडबैक आया था कि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं बायो कैप्सूल से। तो ये कैप्सूल्स मैं देना बंद नहीं करूँगी जब तक आपके एग्जाम्स आते रहेंगे, आपको बीच बीच में ये डोजेस मिलते रहेंगे। तो ये तो भाई हो गया। अब हम बात करते हैं मेन स्ट्रैटेजी के बारे में। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द चैप्टर, और यही सीक्वेंस भी है। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस है, फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, फिर है हेरिडिटी और फिर है आर एनवायरनमेंट। अब हम लोग बात करेंगे ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज की, एंड दैट इज कि किस तरह से हमें अब अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। सबसे पहला चैप्टर, ये कौन सा कलर है भाई, इसको हटाओ। हाइलाइटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ ब्रश जैसा, क्योंकि हम करने वाले हैं ड्राइंग। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस। अब मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि मैं स्ट्रैटेजी के अंदर सिर्फ आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि इस दिन ये पढ़ लेना, उस दिन वो पढ़ लेना, ऐसे करोगे तो आपका 1 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगा कंप्लीट, बल्कि मैं आप लोगों की प्रिपरेशन खुद करवाऊंगी, अपने आप को इन्वॉल्व करके आप लोगों की प्रिपरेशन करवाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो हमारा डे 1 में, यानी कि पहले दिन से अगर हम शुरुआत करेंगे, डे 1 में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, एंड दैट इज वॉच माई लेक्चर ऑफ वन शॉट। वन शॉट देख लोगे आप, वन शॉट देख लिया आप। YT पे किसका देखना है, सोनम मैम का देखना है, और इधर उधर के कंटेंट को फॉलो नहीं करना है। एक ही जगह सारा का सारा कंटेंट फॉलो करोगे, सिस्टमैटिक वे में आपकी तैयारी होती चली जाएगी। पहला दिन क्या किया आपने, वन शॉट देख लिया। डे 2 पे अब हम आ जाते हैं बच्चों।
डे टू में आपको क्या करना है, आपको पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। आप चाहो तो ये डे 1 में भी यूट्यूब के वीडियो लेक्चर देखने के साथ साथ भी कर सकते हो, और डे 2 में पूरी तरह से बायोलॉजी को डेडिकेट कर देना कि आज के दिन मुझे पूरी एनसीईआरटी यानी कि लाइफ प्रोसेसेस का पूरा एनसीईआरटी चैप्टर खत्म कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रिवाइज एनसीईआरटी फुल चैप्टर। ठीक है, फुल चैप्टर लिख दिया मैंने। फुल चैप्टर लिखने के बाद क्या चीजें करनी की जा सकती है बच्चों, अभी आप खुद बताओ। सबसे पहले तो डे 1 में आपने वन शॉट का लेक्चर देख लिया, डे 2 में आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली। मैम अब बचा ही क्या है, ऑलमोस्ट तैयारी तो हो ही जाएगी। नहीं बेटा जी, ऐसे तैयारी नहीं होगी। डे 3 में आऊंगी मैं, और आप लोगों के लिए डे 3 में मैं पूरी एक्टिविटीज करवाऊंगी। एनसीईआरटी एक्टिविटीज लाइव सेशन ऑन यूट्यूब, स्पेशली सारे के सारे बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री। चलो डे 3 हो गया, अब हम लोग डे 4 की बात करते हैं। डे 4 में मैम क्या कराने वाली है, एनसीईआरटी एक्टिविटीज भी हो गई। अब क्या बचता है हमारा करने का बच्चों, एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेस दिए हुए होते हैं, और बहुत बारी ऐसा होता है कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो उन एक्सरसाइजेस में, उन क्वेश्चंस पर, लेकिन वो क्वेश्चंस के आने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपके बोर्ड एग्जाम्स पे। अगर मान लो नहीं भी आते हैं ना वो एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चंस, तो भी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, एंड उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो व्हाट वी विल डू ऑन डे 4, वी विल सॉल्व द एक्सरसाइजेस गिवन इन एनसीईआरटी, और उसके लिए फिर से मैं आ जाऊंगी लाइव सेशन लेकर, और पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेस आप लोगों को करवाऊंगी। एक्सरसाइजेस given in NCERT। भैया इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैम पता नहीं क्या ही करवाएंगी। डे 4 हो चुका है, अब डे 5 में बचता ही क्या है। डे 5 में क्या बचता है, डे 5 में वो सारे डाउट सेशंस हम लेंगे जो डाउट आपको आए इन 4 दिनों के दौरान। सबसे पहले जब आप वन शॉट देखोगे ना, कुछ डाउट्स आपके होंगे, पक्का होंगे। जरूरी नहीं है कि हर टीचर बच्चे के सारे डाउट्स क्लियर कर सके एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर। एक ही लेक्चर के अंदर सारे डाउट्स क्लियर करना इज नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल फॉर एनी टीचर। ठीक है, कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा जो उस 3.5 घंटे के लेक्चर को देखने के बाद भी कहीं ना कहीं फंस जाएगा कि ये क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ। तो पहला तो डाउट आपका निकलेगा फर्स्ट डे 1 में। दूसरा डाउट आपका निकलेगा डे 2 में। जब आप एनसीईआरटी खुद से रिवाइज कर रहे होगे, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी। डे 3 में जब आप आओगे और एनसीईआरटी एक्टिविटीज में आपको कराऊंगी, हो सकता है डे 1 और डे 2 में जो भी डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हो, एनसीईआरटी एक्टिविटीज करने के बाद कुछ डाउट्स उसमें से क्लियर हो जाए। पर अभी भी मैं मान के चल रही हूं कि बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए। डे 3 में जब एनसीईआरटी एक्टिविटीज हो गई, डे 4 में जब हम एक्सरसाइजेस कराएंगे, तो मैं मान के चलती हूं कि जो भी बच्चा कुछ डाउट था वो एक्सरसाइजेस करते हुए आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अभी भी मैं ये प्रोबेबिलिटी लेकर चल रही हूं कि एक्सरसाइजेस करने के बाद भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं 1%, 0.9%, 0.001% भी कहीं पे कोई डाउट रह गया। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए डे 5 में मैं आप लोगों के लिए लूंगी डाउट सेशन ऑन यूट्यूब, ऑन YT प्लेटफॉर्म, सारे बच्चों के लिए। कोई ऐसा छूटेगा नहीं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों ये बताओ, कहीं पे भी कुछ रह गया क्या? डे 5 हो गया, अब मैम डे 6 भी लिख रही है। डे 6 में आखिर क्या होने वाला है? डे 6 में यही होगा ना कि आपने जो 5 दिन तक लगातार मेहनत की है एक चैप्टर के पीछे, आखिर उस चैप्टर को पढ़ने के बाद रिजल्ट कैसा आ रहा है, वो कैसे टेस्ट होगा?
वो टेस्ट होगा टेस्ट लेकर। तो आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा ऑन डे 6। और कहाँ पर टेस्ट होगा? टेस्ट होगा आपके साइंस एंड फन ऐप पर, जहां पे मैं टेस्ट को सारे बच्चों के लिए फ्री करवाऊंगी। और सारे बच्चे, जितने भी पेड बैच वाले बच्चे हैं और जितने भी यूट्यूब वाले बच्चे हैं, वो सारे बच्चे एक्सेस कर पाएंगे उस टेस्ट को। फिर जब टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे, आप उन मार्क्स को एनालाइज करोगे और तब देखोगे कि आपकी तैयारी जीत की कितनी हुई है। तो ये है मेरी स्ट्रैटेजी, दिस इज फॉर 1 चैप्टर। और इसी तरह से हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। अब अगर बात करें हम कि लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा लेंथी है, तो इसमें बाकी चैप्टर से तो ज्यादा टाइम लग सकता है ना? बिल्कुल लग सकता है। तो मैं आप लोगों के डेज बढ़ाऊंगी, आपको 1 शॉट के लिए 2 दिन का टाइम दूंगी, आपको रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी के लिए 2 दिन का टाइम दूंगी, सिर्फ और सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस के लिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर्स इन योर बायोलॉजी सिलेबस। तो ये है आपका लाइफ प्रोसेस का स्ट्रैटेजी। सेम स्ट्रैटेजी, this is for control and coordination, this is for how do organisms reproduce, this is for your heredity वाला chapter, this is for your our environment वाला chapter। तो हर एक दिन प्रतिदिन कम्युनिटी पोस्ट पर मैं पोस्ट डाल दूंगी कि today is the day 1 of this chapter, day 1 of control and coordination, you all have to watch my lectures and then come tomorrow and रीड योर एनसीईआरटी चैप्टर। डे 3 आ गया, चलो आज एक्टिविटी सीरीज कंप्लीट करते हैं। पूरी एक्टिविटी हम लोग कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी में जितनी दी हुई है। डे 4 आ गया, चलो आज इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस खत्म करते हैं। लाइव लेते हैं आज शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, वट एवर टाइम सूट्स मी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग फॉलो करने वाले हैं। और 6 दिन का कार्यक्रम जो है वो हो सकता है 6 into 5 30 डेज में हो जाए, हो सकता है वो 35 डेज में हो जाए, हो सकता है वो 40 डेज में हो जाए। हम स्लोली आगे बढ़ेंगे और बिना एक चैप्टर को 100% पक्का किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। ये चीज की गारंटी है, ये इस चीज की श्योरिटी है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग तैयार हो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए। हर एक चैप्टर के लिए ना डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 करके अपने नोटबुक में लिख लेना या चार्ट पेपर पे लिख के दीवार में टांग देना। और इस चीज की शुरुआत कब से होगी बच्चों? इस चीज की शुरुआत होने वाली है 20th of November से। 20th of November क्या है ये? स्टार्ट डेट ऑफ बायो स्ट्रैटेजी। जितने भी मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुन लो, मैं इन दिनों किसी भी दिन बीच में आप लोगों के एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकती हूँ, जिससे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा। मैंने आशु सर से भी बात कर ली है इस चीज़ के बारे में, एंड नेक्स्ट वीक से ये एग्जीक्यूट होगा तो उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी भी पेड बैच में एडमिशन नहीं लिया है, पेड बैच नहीं लिया है, आप लोगों के लिए अभी भी मौका है। आप अभी भी क्रैश कोर्स ले सकते हो जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, एंड आप हमारा कोर्स 50% ऑफ में अभी भी ले सकते हो। जो हमने स्कीम आप लोगों को बताई थी क्रिकेट बोर्ड्स कप के फिनाले में, तो अभी भी आपके पास बहुत सारे मौके हैं बच्चों। आप हमारे पेड बैच में एनरोल कर सकते हो, जिसमें मैं पर्सनली बच्चों के डाउट्स क्लियर करूंगी एंड उनकी रिवीजन करवाऊंगी, जो मैं वाईटी पर नहीं कराने वाली। उन बच्चों के लिए अलग से टेस्ट होने वाले हैं, जो यहाँ पर जिनके टेस्ट होंगे वो टेस्ट अलग होगा, और जो पेड बैचेस के लिए टेस्ट होंगे वो टेस्ट थोड़ा अलग होगा। वो बिल्कुल ही एग्जाम के लेवल का होगा, इस एग्जाम के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग होगा। 1 नंबर के क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चंस, 3 नंबर के क्वेश्चंस, 5 नंबर के क्वेश्चंस, हर एक
लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को टेस्ट में देने वाली हूँ। तो बच्चों ये थी मेरी बायो की स्ट्रैटेजी। दिस इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 20th of November, and for each and every chapter I am going to follow the same strategy of day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 and day 6. स्टे ट्यून्ड। 1 महीने के अंदर आपकी बायो खत्म करवा के छोड़ूंगी, एंड उसके बाद फिर कहना कि 2024 आने से पहले बायो तो फिनिश हो चुकी है बॉस, अब क्या करना है, अब बस मजे करने हैं, रिविजन्स करने हैं एंड फोड़ के आना है बोर्ड एग्जाम्स में। टेक केयर बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट